बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले हम उसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, ये कंसिस्टेंट कब होती हैं, इनकंसिस्टेंट कब होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले देखें कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। हम टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन पहले अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन हो ax प्लस बी वाई इक्वल सम कांस्टेंट c, तो इसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कि इसमें वेरिएबल मीन अननोन, जो हमने फाइंड करने होते हैं, और ऐसा कोई भी x और y जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, हम उसको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर हमारे पास यानी चलें उससे पहले हम ये देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल्स क्या है। लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल्स कि हमारे पास वेरिएबल्स की तादाद अगर बढ़ा दी जाए तो फिर ये इक्वेशन किस तरह की होगी। फिर हम इसको लिखेंगे a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस anxn इज इक्वल टू सम कांस्टेंट से c। जबकि ये जो सारे कांस्टेंट हैं a1 को कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x1, a2 इज़ कोफिशिएंट ऑफ x2 एंड अप टू सो ऑन, इन तमाम को a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an, ये सारे और साथ में c, ये कोई से रियल नंबर हो सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन हम इसमें अभी सिर्फ रियल नंबर्स को डील कर रहे हैं। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशंस की तादाद एक से ज़्यादा हो जाए तो हम उसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। तो मैं लिखने लगा हूँ सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशंस इन n अननोन्स या n वेरिएबल्स, कि हमारे पास इक्वेशंस की तादाद m होगी और अननोन्स की तादाद n होगी। तो किस तरह से लिखेंगे देखें। पहले इक्वेशन लिखते हैं तो उसके कोफिशिएंट्स लिखते हैं a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 प्लस अप टू सो ऑन, और आखिर पे होगा a1nxn इक्वल सम कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हम कह देते हैं b1। इसी तरह दूसरी इक्वेशन लिखेंगे तो a21x2 प्लस a22x2 सॉरी x1 प्लस a23x3 प्लस अप टू सो ऑन, और आखिर पे होगा a2nxn इक्वल b2। ओके, थर्ड इक्वेशन लिखते हैं a31x1 प्लस a32x2 प्लस a33x3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a3nxn इक्वल b3। और आखिरी रो तक हम इसी तरह से चलेंगे। तो आखिरी रो हमारे पास टोटल कितनी रोज होनी चाहिए, m लीनियर इक्वेशन, इट मीन पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, तो mth इक्वेशन। सो am1x1 प्लस am2x2 प्लस am3x3 प्लस अप टू सो ऑन, और आखिर पे होगा amnxn इक्वल bn। तो अब ये जो कोफिशिएंट थे a11 a12 a13, ये हमने जानबूझ के इनको नाम इसी तरह का दे रखा है, वरना ज़रूरत नहीं थी, कोई भी ये हो सकते हैं, हम इनको a11 a12 इनके अलावा भी कुछ कह सकते हैं। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को m लीनियर इक्वेशंस और n अननोन मीन x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे कि अगर हम यहाँ इसको पूरे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो पहला मैट्रिक्स होगा a11 a12 a13 अप टू सो ऑन a1n, a21 a22 a23 अप टू सो ऑन a2n, इसी तरह a31 a32 a33 अप टू सो ऑन a3n, और आखिरी रो लिखेंगे हम am1 am2 am3 अप टू सो ऑन amn। और इसको अगर हम एक मैट्रिक्स बनाकर दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये मैट्रिक्स x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn लिखा जा सकता है, और ये इक्वल होगा b1 b2 b3 अप टू सो ऑन bn। क्योंकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
इन दोनों को, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बनेगी और इस साइड पे ये B1 B2 अप टू सॉन Bn। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में बन गया है, जबकि इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें जो सारी एंट्रीज जो हैं वो सारे कोफिशिएंट्स हैं, तो इसलिए हम इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो क्यों ना हम इसको एक स्मॉल फॉर्म में इतना बड़ा लिखने की बजाय छोटा लिख लें, तो इस तरह से लिखेंगे AX इक्वल B। ये जो B है इसको कांस्टेंट वेक्टर कहते हैं, कांस्टेंट वेक्टर या कांस्टेंट मैट्रिक्स, क्योंकि ये एक ही कॉलम वाला मैट्रिक्स है तो इसको वेक्टर भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं AX इक्वल B, वेयर A इज एन m/n मैट्रिक्स, X इज n/1 मैट्रिक्स एंड B इज आल्सो n/1 मैट्रिक्स। अब इसी से हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो होमोजीनियस है या नहीं है। अगर B 0 होगा तो हम इसी सिस्टम को कहेंगे देन सिस्टम इज होमोजीनियस, और अगर B 0 ना हो तो इसी सिस्टम को हम कहते हैं कि द सिस्टम इज नॉन होमोजीनियस। अब हम बात करते हैं कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए, हाउ टू सॉल्व। तो दो बड़े कॉमन से मेथड हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के। उनमें पहला है गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि हम उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स की एचिलॉन फॉर्म बनाते हैं, यानी एचिलॉन फॉर्म बनाकर हम चलेंगे, और एचिलॉन फॉर्म बनाने के बाद फिर वहाँ से एंड पे हम बैक सब्स्टिट्यूशन शुरू कर देते हैं, यानी हमारे पास अननोन कम हो जाते हैं, तो रो बढ़ने के साथ साथ हम थोड़े वेरिएबल इन्वॉल्व कर लेते हैं और उनकी मदद से किसी एक की फाइंड करके फिर बैकवर्ड चलते हैं। तो हम इनको क्वेश्चंस में देखेंगे कि गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या है। और दूसरा मेथड जो हम यहाँ यूज़ करेंगे वो होगा गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड में एलिमिनेशन मेथड ही है ये भी, इसमें हम रो एचिलॉन फॉर्म बनाते हैं। रो एचिलॉन फॉर्म वैसे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लेकिन ये इसकी मदद से हमें एग्जैक्ट आंसर मिलता है, हमें बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ नहीं जाना पड़ता। अब बात करते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ऐसा कब पॉसिबल है कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। तो ज़रा इस एग्जिस्टेंस के बारे में बात करते हैं कि अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हों और दो ही अननोन हो, टू इक्वेशंस इन टू अननोन्स, तो इससे समझते हैं कि ऐसा हो सकता है कि इक्वेशंस के सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास दो इक्वेशंस हैं, एक है AX प्लस BY, बल्कि यूँ कह लेते हैं A1X प्लस B1Y इक्वल C1, और दूसरी इक्वेशन है A2X प्लस B2Y इक्वल C2। तो यहाँ से चूँकि ये दो स्ट्रेट लाइनें हैं, इनके ग्राफ भी दो स्ट्रेट लाइन्स ही बनेंगी। अब इनके ग्राफ यहाँ तीन किस्म के पॉसिबल ग्राफ हो सकते हैं। देखिए कैसे कि एक ग्राफ ऐसा हो सकता है कि यहाँ ये पहली लाइन का ग्राफ हो और ये दूसरी लाइन का ग्राफ हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये पहली लाइन का ग्राफ हो और ये दूसरी लाइन का ग्राफ हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ये पहली लाइन का ग्राफ हो और यही दूसरी लाइन का ग्राफ हो, यानी दोनों लाइनों का ग्राफ यही है। मैं अगर इसको नंबर 1 कहूँ और इसको नंबर 2 कहूँ और इनके सॉल्यूशन, इनके ग्राफ को इसको नंबर 1 कह लूँ, इस तरह इसके नंबर 2 कह लूँ, इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2 कह लूँ, और इसको नंबर 1 और इसी को नंबर 2 कह लूँ, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इन दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, यानी ऐसा कोई भी x और y नहीं है जो इन दोनों इक्वेशंस को एट अ टाइम सॉल्व कर रहा हो। तो इस केस में हम ये कहेंगे कि नो सॉल्यूशन। ओके, यहाँ एक ऐसा पॉइंट है और सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है जहाँ ये दोनों लाइनें आपस में मिल रही हैं, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है।
और यहाँ देखें तो हर पॉइंट पर ये दोनों लाइनें आपस में मिल रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस है। अगर हम बात करें इसकी और या इसकी, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन कोई भी हो जिसके या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो हम कहेंगे कि द सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मीन कि उस सॉल्यूशन का या तो एक सॉल्यूशन हो या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो, यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हों तो हम कहेंगे कि दैट सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट। और अगर उसका सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करता हो तो वहाँ से हम ये कहेंगे कि दैट सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट। तो अब हमें लास्ट पे यही बात डिस्कस करनी है कि एक सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशंस इन n अननोन अगर गिवन हो तो अकॉर्डिंग टू विच कंडीशंस दैट सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट एंड अंडर व्हाट कंडीशंस दैट सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट। ओके, तो इसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है जिसकी मदद से हम ये बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं कि कुछ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं है। अ सिस्टम ऑफ m linear equations in n unknowns, यानी ये ज़रूरी नहीं होते कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस उतनी इक्वेशंस की तादाद उतनी ही हो जितने अननोन है, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। मैं अगर उसको इस तरह से लिखूँ ax इक्वल b, ये a जो है ये a मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, x कॉलम मैट्रिक्स है और b भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। दिस इज़ कंसिस्टेंट, बल्कि यूँ कह सकते हैं कि इज़ नंबर 1 कंसिस्टेंट इफ़ रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स A ऑगमेंटेड विथ B। क्या किया हमने कि सिर्फ मैट्रिक्स A का रैंक भी फाइंड कर लिया, फिर A के साथ B को एडजॉइन करके जो नया मैट्रिक्स बना उसका रैंक भी फाइंड कर लिया। अगर तो इन दोनों के रैंक इक्वल होंगे तो हम ये कहेंगे कि दैट सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट। लेकिन कंसिस्टेंट में भी आगे फिर दो ऑप्शन होते हैं, यूनिक भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो यूनिकनेस को हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, और फिर हम बात करते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होंगे। ओके, तो यूनिक तब होगा जब आपके पास, देखें यूनिक या इनफाइनाइट के लिए ये तो ज़रूरी है कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए विद बी इन दोनों को इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल भी हों, रैंक ऑफ ए इक्वल हो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स विद बी, और ये दोनों इक्वल हों नंबर ऑफ इक्वेशंस के, कि यहाँ नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारे पास m है, अगर ये m के इक्वल होंगे, सॉरी n के नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं बल्कि अननोन देखे जाते हैं कि जितने उसमें अननोन होंगे अगर ये उसके इक्वल हो तो फिर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। दोबारा देख लें कि अगर रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये दोनों इक्वल हों और ये दोनों इक्वल हों नंबर ऑफ अननोन, मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ नंबर ऑफ अननोन्स, अगर ऐसा हो तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है और उसका यूनिक सॉल्यूशन भी है। लेकिन अगर ऐसा हो कि रैंक इन दोनों के रैंक तो इक्वल हो, कि रैंक ऑफ ए इक्वल हो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए ऑगमेंटेड विद बी, और ये इक्वल ना हो एन के, एन से समाल हो सकता है, समाल ही होगा, ग्रेटर नहीं होगा, तो फिर हम ये कहेंगे कि उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होगा। इनकंसिस्टेंट वो तब होगा जब इन दोनों के रैंक इक्वल नहीं होंगे। इफ़ रैंक ऑफ ए द मैट्रिक्स ए इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए विद बी, अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो हम ये कहेंगे कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ज़रा इन्हीं बातों को हम एक बार
होमोजीनियस सिस्टम के लिए भी डिस्कस कर सकते हैं बड़ी आसानी से। वैसे तो ये जो थ्योरम हमने लिखा है ये सारों के लिए है, होमोजीनियस के लिए भी और नॉन होमोजीनियस के लिए भी। लेकिन अगर सिस्टम होमोजीनियस हो तो फिर तो ये दोनों हमेशा सेम मैट्रिसेस होंगे रैंक ऑफ ए, क्योंकि होमोजीनियस में ये क्या होता है, ये ज़ीरो हो जाता है, यानी ए एक्स इक्वल होता है ज़ीरो के। तो उस केस में रैंक ऑफ ए ऑलवेज इक्वल होता है रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड विद ज़ीरो, क्योंकि ये भी ए ही है, तो ये तो हमेशा इक्वल होंगे। इट मीन होमोजीनियस सिस्टम इज़ ऑलवेज कंसिस्टेंट, यानी उसका हमेशा कोई ना कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है।